नहीं जानता है। यही बात तो राहुल गांधी जी ने कहा थी, तब तो बड़ा एतराज़ किया गया था उन पर, क्योंकि हिंदुत्व का नाम या हिंदुज़म जो है वो किसी को मारने काटने का धर्म कभी भी नहीं रहा और ना आगे रहेगा। मोहन भागवत जी जो बोले हैं वो सही बोले हैं, लेकिन बहुत देर से बोले हैं। 1.5 महीने के बाद उनको ये आ रहा है जब पूरे देश के अंदर पूरा वातावरण ख़राब करने की कोशिश की गई, लोगों की गिरफ्तारी भी बहुत देर में हुई। अब मोहन भागवत जी तो बोल चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? उनका बहुत ज़्यादा शिद्दत से सबको इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री के व्यूज़ क्या हैं इस तरह की चीज़ों में। जाहिर है अगर आज आरएसएस बोला है तो प्रधानमंत्री की सोच भी वही होगी, लेकिन जिस दिन उनकी मुंह से ये बात निकलेगी तब एक बड़ी बात होगी। सर, दो बात कही गई, क्या उस बात को संघ से एसोसिएट किया जा सकता है जिस कारण संघ को इस पर सफाई देनी पड़ी, और क्या प्रधानमंत्री का संदेश जैसा आप डिमांड कर रहे हैं अगर इस पर आता है इससे और व्यापकता आएगा समाज में? देखिए, आरएसएस की ये सोच है या नहीं है, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन खामोशी क्यों थी, ये अपने आप में इस सवाल का जवाब है जो आपने पूछा है। खामोशी क्यों, इतने दिन के बाद क्यों बोले? इस तरह के मामले में तो तुरंत आरएसएस को अपना वक्तव्य देना चाहिए। दूसरा सवाल सर ये है कि कर्नाटका का शासन ने, सरकार ने यह आदेश जारी किया कि क्लासरूम में जो ड्रेस कोड है उसे पालन करना होगा, लेकिन एक खास वर्ग के द्वारा हिजाब पहनना अपना कानूनी, संवैधानिक और धार्मिक प्रथा को बताते हुए कहा कि हम हिजाब पहनेंगे। उसके एवज में हिंदू संगठनों द्वारा भी हिजाब पहनकर कॉलेज आना शुरू हुआ। देखिए, कर्नाटक के अंदर कभी भी हिजाब पर कोई सवाल नहीं उठा। ये बीजेपी की सरकार जो इस बार आई है वो इस तरह के मुद्दों को ढूंढ रही है। अब पुराने मुद्दे तो चल नहीं पा रहे हैं, लव जहाद और इस तरह के जो दूसरी चीज़ें थी वो तो हो गई हैं ख़त्म, उन पर लोगों ने तवज्जो देना बंद कर दिया है, तो एक नया मुद्दा ढूंढा है। लेकिन एक बात बहुत अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को बहुत राइट्स दिए हैं, ख़ास तौर पर तलाक़ को लेकर के, और आज प्रधानमंत्री की पार्टी की सरकार वहाँ पर है और वो इस पर कुछ नहीं बोलते। कम से कम वो ना बोलें, उनकी सरकार तो कुछ ना कुछ गाइडलाइंस इस सिलसिले में दें। आप कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा बुरी बात यह है कि वहाँ पर इन बच्चियों के ख़िलाफ़ जो बुर्का पहनकर आती हैं या जो हिजाब लेती हैं, बाकायदा दूसरी कम्युनिटी के लोगों को सैफरन जो शॉल हैं वो पहनने के लिए आमादा किया जा रहा है या भड़काया जा रहा है। और एक बात और ख़ास तौर पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो सैफरन शालें दी जा रही हैं या जो पट्टे दिए जा रहे हैं वो एक जैसे हैं। गौर से देखिए, जितने बच्चे भी वो पहने हुए हैं वो सब एक जैसे हैं। अगर ये अलग अलग जगहों से ख़रीदे गए, बच्चों के ज़रिए ख़रीदे गए, तो फिर वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है और समाज में डिवाइड तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं, और यंग जो नस्ल है, जो यंग लोग हैं, उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक कोशिश है, कंडेमनेबल है। इशारा कर रहे हैं कि एक जैसे सभी सैफरन बांटे जा रहे हैं बाकायदा, उनको बाकायदा राग़िब किया जा रहा है इस तरफ कि आप पहनकर जाओ। कच्चा जहन होता है बच्चों का, चाहे वो बच्चियां मुस्लिम हों, चाहे हिंदू हों, चाहे किसी भी धर्म के हों। बच्चे तो बहरहाल बच्चे होते हैं, उनको बहुत आसानी से किसी भी इशू को लेकर के भड़काया जा सकता है, और ये कोशिश की जा रही है। अब आप सर ये देखिए कि विजयपुरा को सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो सैफरन शॉल्स पहनकर जो है पहुंचे कैंपस में। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये मज़हब का हिस्सा नहीं है, हिजाब मज़हब का हिस्सा है। तो मज़हब के हिस्सा होना और ना होना, इसमें कुछ तो फ़र्क करना चाहिए ना।
दूसरा सर, आपको लगता है जो वहाँ का कहा, हालांकि जो घटनाक्रम होता है बहुत माइनर सेक्शन, बहुत कम संख्या में लड़कियां हिजाब पहनकर क्लासरूम में बैठने के लिए अड़ी है, जिनको अलग क्लासरूम में बैठा दिया गया जिसमें क्लासेस नहीं चल रही है, ज्यादातर लड़कियां बिना हिजाब का क्लास में अटेंड की। तो सिर्फ ये विवाद है या इसको मैनेज किया जा सकता है? इसको मैनेज किया भी जा सकता है और पहले ही किया जा सकता था। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त ये चीज़ शुरू की गई तो ये शुरुआत कैसे हुई, इससे पहले तो कभी कहा नहीं गया इस तरह की चीज़ें। लड़कियां हिजाब पहन करके जाती थी और करती थी, और बहुत सी स्टेट्स के अंदर ऐसा होता है, आज तक वहाँ कभी नहीं हुआ। अब ये बीमारी जो है इसको फैलाने की कोशिश आगे भी की जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। इस बार 5 राज्य है और इस बार चीन भी चर्चा और मुद्दा है चुनाव में। जो राहुल जी ने सदन में कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान एक साथ आए और ये मेरी कूटनीतिक विफलता है, उस पर राजनाथ जी का कहना है कि उन्हें तथ्य की जानकारी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल के दौरान ही पाकिस्तान द्वारा शक्सगान घाटी चीन को सौंपी जा रही थी। आप चूंकि डिप्लोमेट्स भी रहे हैं, ये जो आर्गुमेंट चल रहा है चीन को लेकर, राहुल जी का पक्ष और रक्षा मंत्री का, देखिए, नेहरू जी के क्या ज़माने में जो कुछ भी हुआ उस पर पार्लियामेंट के अंदर बहुत बहस हो चुकी है और उस पर सरकार जवाब भी दे चुकी है। हर सरकार ने उस पर जवाब दिया है। आज जब पार्लियामेंट के ज़रिए क्वेश्चन किया गया तो राजनाथ जी ने जवाब नहीं दिया था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने जवाब दिया और ये बताया कि इतने हज़ार ज़मीन, इतने हज़ार गज स्क्वायर लैंड के ऊपर जो 30-35 हज़ार के करीब है, उसके ऊपर जो है चाइना का कब्ज़ा है। ये नहीं बताया गया कि गलवान घाटी के अंदर कितना कब्ज़ा अब किया गया। आप तो अपनी सरकार का तो हिसाब दे दीजिए कि आपके ज़माने में कितना कब्ज़ा हुआ। पुरानी बात तो पूरा हिंदुस्तान जानता है जो कुछ भी है, और उसके लिए बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिए गए हैं, उस पर बहस हुई है बाकायदा, और इस पर बातचीत हमेशा से चल रही थी। उस सब के चलते हुए ये नया सब कुछ कैसे हो गया। और जब हम कह रहे थे, राहुल जी कह रहे थे कि ऐसा हुआ है, जब राहुल जी ने, कांग्रेस ने ये कहा, तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हम देशद्रोही हैं। अगर हम ये निशानदेही करें कि चीन नाजायज़ कब्ज़ा कर रहा है और आप बैठे हुए हैं और इसके सिलसिले में बोल नहीं रहे, अगर यही कब्ज़ा कहीं पाकिस्तान से ने करने की कोशिश की होती तो आपने क्या किया होता? आपने किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चीन के बारे में आपकी क्या राय है? वो तो बोलते नहीं, प्रधानमंत्री चीन पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। बट सर, डिप्लोमेटिकली व्हाट इंडियन डिप्लोमेसी के फेल्योर की वजह से जो राहुल जी ने कहा पाकिस्तान और चीन साथ आ गया है, या उनके साथ आने की वजह कुछ और है? देखिए, डिप्लोमेसी जो होती है वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। यकीनन हम हमेशा चाहते थे कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने कभी भी अपना क्लेम नहीं छोड़ा, जैसा कि इस सरकार ने भी दावा किया। लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि आप रोज़ कब्ज़ा करेंगे, हम रोज़ अपना दावा ठोक देंगे और कह देंगे कि भाई हमने तो कह दिया, वो हमारा हिस्सा है। उससे वो हिस्सा आपके पास तो नहीं आ गया ना। तो डिप्लोमेटिक जो आपने कहा कि वो चीन और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि इसके अंदर डिप्लोमेसी के तो बहुत सारे तकाज़े हैं जो मैं इस वक्त नहीं कह सकता, उन पर यह सरकार पूरा नहीं उतरती। डिप्लोमेसी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स में वोट को सामने रखकर अगर आप डिप्लोमेसी करेंगे तो आपको नुकसान होगा, इसका फ़ायदा नहीं होगा। सर, आपने वर्चुअली एक संवाद स्थापित किया यूपी की जनता के साथ। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के कार्यकाल में अपराधी खुद भाग गए, जेल चले गए, लेकिन सालों से, पिछले 2 सालों से वो इस इंतजार में बैठे हैं कि कैसे सरकार को भगाया जाए और हम फिर जेल से बाहर आए। निशाना सीधे समाजवादी सरकार पर होता है उनका। जाहिर है, ये बात तो योगी जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने उसमें ऐड किया है, और प्रधानमंत्री जाहिर है कि वही करेंगे जो योगी इस वक्त चाहेंगे। प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग तो वहीं से की जा रही है, तो उन्होंने कोई नई बात तो कही नहीं है। ये तो योगी जी रोज़ कह रहे हैं, और बहुत कहना चाहिए कि बड़े भोंडे अंदाज में कह रहे हैं, जिस पे शर्म आती है कि चीफ मिनिस्टर भी इस तरह से बोलता है। प्रधानमंत्री ने उनके सुर में सुर मिलाया है, और मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जो हैं वो सुर में सुर मिला करके अपने लिए कोई अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन युवा बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धि लॉ एंड ऑर्डर को बताते हैं, पिछली सरकार की फेल्योर बताते हैं, अपराधियों को वापस लौट आना बताते हैं। इसका मतलब ये मुद्दा है जमीन पर। इनकी जो लिस्ट आई थी, जितने इन्होंने टिकट दिए हैं, उसमें अखिलेश यादव ने यह दावा किया था कि 99 क्रिमिनल्स जिनके ऊपर केसेस हैं उन पर हैं।
क्या उनमें से एक के बारे में भी कभी कोई जिक्र हुआ? सिर्फ एक वर्ग के कुछ लोगों के नाम लेकर के पूरे इलेक्शन का ध्रुवीकरण करना, ये माजी की बात हो गई, पास्ट था ये प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर भी नहीं होगा। ये सब चीज़ें जनता जान चुकी है। असल मुद्दों पर बात करें। आज मुद्दा ये नहीं है कि आप अपराधियों को आपने जेल भेज दिया या नहीं भेजा। मुद्दा ये है कि किसान के लिए आपने क्या किया। मुद्दा ये है कि आपने महंगाई के सिलसिले में क्या काम किया। अभी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बड़ी कि आपने बड़े अच्छे रोड्स बनवा दिए, और बाकी जो इश्यूज़ हैं उन पर कोई बात करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आप कहते हैं सिक्योरिटी दी हमने, ख़ास तौर पर लड़कियों को। कितने बड़े बड़े वाक़यात हो गए इनकी पार्टी के लोगों ने उसके अंदर हिस्सा लिया है, औरतों के खिलाफ जो जराइम हुए हैं उसके अंदर, और उसकी बात कोई नहीं करता। जो बात सर आपने कही है प्रधान साहब, जब औरतों के चेन जेवरात छीन लिए जाते थे, खींच लिए जाते थे, औरत सुकून मनाती थी, चलो जान तो बच गया, वही दौर फिर से वापस लाने की कोशिश में कुछ लोग हैं। तो क्या मुद्दा सिर्फ यही है यूपी में? उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा ज़मीन पर नहीं है, जाकर के देख लीजिए। और जो न्यूज़ चैनल्स ज़मीन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ख़ासतौर पर किराना से जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करके जो उत्तर प्रदेश में एकता दिखाई दे रही है कुछ पार्टियों के दरमियान में, उसको तोड़ने का काम करें, ताकि डिवाइड एंड रूल भारतीय जनता पार्टी का पहला उसूल है। अब उत्तराखंड को लेकर क्या था आपका कहना है कि उत्तराखंड को हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बनाएंगे, यहाँ से पर्यटन, विकास, बढ़ावा भी सब मिलेगा? यहाँ पे मुझे एक बात याद आती है कि केजरीवाल का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ था? रामलीला मैदान से। और उसके पीछे किसका हाथ था? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का। इनकी मानसिकता जो है उस पर लोगों को पहले भी शक था, आज भी शक है। अगर आप भी उसी रो में बह गए तो फिर कौन सी नई राजनीति आप कर रहे हैं? ये तो बड़ा दावा करते हैं कि हम बड़ी नई राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर आज तुम भी वही काम करने लगे हो तो फिर आप में और भारतीय जनता पार्टी में फ़र्क क्या रह गया? लेकिन सर ठीक है, हरिद्वार की तरह लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, लेकिन वो तो इनको विकास और रोजगार से जोड़ते हैं कि इसके जरिए तो विकास और रोजगार मिलेगा। विकास से जोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, रोजगार से जोड़ना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो टोन है वो वही है जो बीजेपी की टोन होती है। छत्रपतींचा विचार म्हणजे